हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विज्ञान भारती पाठ 2। पाठ का नाम है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसमें एक प्रश्न दिया गया और इसका 4 विकल्प दिया गया है। इसी चारों विकल्प में से एक विकल्प सही है, उसी को छांटकर हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न है, वर्गीकरण आवश्यक होता है। विकल्प है, वस्तुओं को व्यवस्थित रखने हेतु, वस्तुओं एवं पदार्थों के गुणों को आसानी से समझने हेतु। विकल्प है आगे, विद्यालय के पुस्तकालय हेतु। अगला दिया है सभी हेतु। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सभी हेतु। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न ख नंबर, किसी द्रव को गर्म करने पर वह बदल जाता है। विकल्प है ठोस में, गैस में, किसी में नहीं, जल वाष्प में। तो देखिए दोस्तों, द्रव को जब हम गर्म यानी कि उष्णा देते हैं तो वो क्या होता है, गैस में परिवर्तित होता है। और जब हम ठोस में यानी कि ठोस को जब हम गर्म करते हैं यानी कि उष्मा देते हैं तो वो द्रव में परिवर्तित होता है। और जब हम द्रव को गर्म करते हैं तो वो गैस में परिवर्तित होता है, यानी कि इसका सही विकल्प हो जाएगा गैस में। जब हम द्रव को गर्म करेंगे तो वो गैस में परिवर्तित होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है ग नंबर, गैस को किसी बर्तन में रखने पर वह, विकल्प दिया गया है, उसकी तल में बैठ जाएगी। दूसरा है उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी। तीसरा है उसके केवल ऊपरी हिस्से में फैलेगी। और चौथा उसको खाली कर देगी। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम उदाहरण के लिए एक कमरा लेते हैं और उसमें कोई एक गैस लगते हैं, यानी कि अगर कोई भी गैस होगा तो एक जगह यानी कि उसकी तल में नहीं बैठेगा। जो पहला विकल्प के अनुसार है उसके तल में तो बैठेगा नहीं। और तीसरा है कि उसके ऊपरी हिस्से में रहेगा और नीचे का हिस्सा खाली तो रहेगा नहीं। और कह रहा है कि उसको खाली कर देगी, तो खाली तो करेगी नहीं, यानी कि इसका विकल्प 2 नंबर सही है। जो गैस है इसके जो कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, यानी कि वो पूरी तरह से कहीं भी होता है पूरी तरह से फैला रहता है। यानी कि कमरे में भी हम रखेंगे तो वो पूरी तरह से फैला रहेगा। और किसी भी बर्तन में रखेंगे तो वो पूरे बर्तन में फैल जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है घ नंबर, पदार्थ की निर्माण इकाई हैं। इसमें विकल्प दिया है परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा परमाणु। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया है प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए सही शब्द की सहायता से कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। हमने देखिए यहाँ पर रिक्त स्थान के स्थान पर हमने भर दिया है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि ठोस का आकार, यहाँ पर क्या था, रिक्त स्थान था। हमने यहाँ पर भरा है निश्चित होता है। ठोस का आकार निश्चित होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके जो कण होते हैं वो पास पास होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे से क्या होते हैं, बंधे होते हैं, इसलिए उनका जो आकार होता है वो निश्चित होता है। अगला दिया है दूसरा, अगरबत्ती की सुगंध गैसीय गुण के कारण कमरे में फैल जाती है। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, गैसीय गुण। यानी कि जैसा कि हमने बताया कि जो गैस होता है, अगर हम एक कमरे में गैस रखेंगे तो वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। उसी प्रकार अगरबत्ती को अगर हम किसी कमरे में रख देंगे तो पूरा कमरा अगरबत्ती की सुगंध से भर जाएगा। यानी किसके कारण भरेगा, गैसीय गुण के कारण। अगला दिया है, नमक पानी में घुल जाता है। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, नमक। आगे दिया है चौथा, यहाँ पर भरा जाएगा अणु, पदार्थ की वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या है, अणु है, जो कि क्या किस में रहता है, स्वतंत्र अवस्था में रहता है।
आगे देखिए प्रश्न क्या दिया गया है कि अधोलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो हम यहाँ पर उत्तर हो जाएगा पदार्थ की 3 अवस्थाएं निम्न है, यानी कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। अगला प्रश्न देखते हैं ख नंबर। पदार्थ की उस अवस्था का नाम लिखिए जिसमें पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पदार्थ की ठोस अवस्था में पदार्थ का आयतन और आकृति निश्चित होता है। जैसा कि अगर हम ठोस को किसी भी बर्तन में रखेंगे तो उसका आकृति क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। वो जैसा आकृति का रहेगा ठोस उसी प्रकार का रहेगा। जैसा कि हम ठोस में अगर कांच को ले लेते हैं तो वो जैसा आकृति का रहेगा उसी आकृति का रहेगा, उसका आकृति निश्चित रहेगा। और उसका आयतन यानी कि अगर वो 1 kg का रहेगा तो वो 1 kg का ही रहेगा, 2 kg का नहीं रहेगा। यानी कि जो ठोस होता है इसका आयतन आकृति दोनों निश्चित होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके जो कण होते हैं वो अधिक पास होते हैं। इनमें आकर्षण बल लगता है जो कि इनको एक दूसरे से बंधे रहने में सहायक प्रदान करता है। इसलिए इनका जो आकृति व आयतन होता है वो निश्चित होता है। तो अगर प्रश्न पूछ दे कि पदार्थ की वो कौन सी अवस्था है जिसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है, तो पदार्थ की वह अवस्था कौन सी है? ठोस अवस्था है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं ग नंबर। पदार्थों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पदार्थों को उनकी सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। यानी कि उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं कि जैसा कि कोई हिंदी केमिस्ट्री पढ़ता है तो उसे अलग अलग समूहों में बांटा गया है कि आप हिंदी पढ़ते हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ती हैं। उसी प्रकार से उनके लक्षणों को देखकर, यानी कि उनका लक्षण क्या है, वो हिंदी पढ़ती हैं तो उनका वो लक्षण है कि वो हिंदी पढ़ती हैं तो उनको अलग समूह में बांटा जाता है। तो उसी प्रकार वर्गीकरण है, अलग अलग उनके लक्षणों को देखकर अलग अलग समूह में व्यवस्थित किया जाता है। इसी क्रिया को हम वर्गीकरण कहते हैं। आगे दिया प्रश्न घ नंबर। पारभासी किसे कहते हैं? क्या कह रहा है कि पारभासी किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है वे पारभासी कहलाते हैं। जैसे तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच आदि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 कह रहा है कि कारण बताइए। क नंबर है कि द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। कह रहा है कि द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा द्रव के अणु दूर दूर होते हैं तथा अणुओं के बीच का आकर्षण बल कम होता है। इस कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो द्रव पदार्थ है इसके जो अणु होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं और इसमें जो आकर्षण बल लगता है वो बहुत कम लगता है। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि इनका आकृति निश्चित इसलिए नहीं है क्योंकि द्रव को हम जिस बर्तन ले लीजिए, यानी कि एक ग्लास ले लीजिए और एक पतीला ले लीजिए। अगर हम पतीला में रखेंगे तो वो उसी आकार का हो जाएगा, यानी कि उसी आकृति का हो जाएगा, तथा अगर हम उसे ग्लास में रखेंगे तो वो उसी आकृति का हो जाएगा। यानी कि द्रव का आकृति जो होता है वो निश्चित नहीं होता है। उसे हम जिस आकार, यानी कि जिस बर्तन में या बाल्टी में या किसी प्रकार के वस्तु में रखेंगे वो उसी प्रकार का आकृति ग्रहण कर लेगा। यानी कि अगर हम उसे बॉटल में रखेंगे तो वो बॉटल के आकृति का हो जाएगा। अगर उसका आयतन पूछे कि द्रव पदार्थों का आयतन निश्चित होता है कि अनिश्चित होता है, यानी कि
पूछ ले कि अगर द्रव का आकृति निश्चित नहीं होता है तो उसका आयतन निश्चित होता है कि नहीं, तो उसका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। ऐसा क्यों, देखिए बताते हैं हम आपको। उसका आकृति निश्चित नहीं होता है, जैसा कि हमने बताया कि द्रव को किसी भी बर्तन में रखने पर वो उसी प्रकार का आकृति ग्रहण कर लेता है। अगर उसे हम बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का आकृति का हो जाएगा, उसे हम अगर थाली में रखेंगे तो वो थाली का आकृति का हो जाएगा। लेकिन आयतन में क्या होता है, अगर उसका आयतन पूछे तो वो निश्चित होता है, क्योंकि अगर हम बाल्टी में अगर 5 लीटर पानी लेंगे तो वो थाली में भी रखेंगे तो 5 लीटर ही रहेगा, इसलिए उसका आयतन निश्चित होता है और आकृति अनिश्चित होता है, यानी कि निश्चित नहीं होता है। इसका कारण पूछा था तो हम कारण में लिख देंगे, क्योंकि द्रव के अणु दूर दूर होते हैं तथा अणुओं के बीच का आकर्षण बल कम होता है, इसलिए द्रव जो होता है इसका आकृति निश्चित नहीं होता है, यानी कि अनिश्चित होता है। आगे दिया है ख नंबर, जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है। इसका उत्तर हो जाएगा जल से भरा गिलास व खाली गिलास दोनों का आयतन समान होता है। जल के अणु निकट होने के कारण जल से भरे गिलास में गिलास के साथ जल का भी भार होता है, जबकि खाली गिलास में केवल गिलास का भार होता है, क्योंकि खाली गिलास में उपस्थित वायु के अणु दूर दूर होने के कारण उनका भार नगण्य होता है। इसी कारण जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा अधिक भारी होता है, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि देखिए दोस्तों, जैसा कि एक गिलास में जल भरा गया है और गिलास खाली है, इन दोनों में अपेक्षा यानी कि भारी क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि जिस गिलास में पानी भरा गया है उसमें पानी का भार यानी कि जो जल होता है उसके जो अणु होते हैं वो खाली गिलास में क्या होता है, जो भरा गिलास है उसमें पानी है और खाली गिलास में क्या भरा है, वायु है। क्योंकि वो खाली है तो वायु तो हर जगह है, यानी कि गिलास में भी वायु है, यानी कि जो जिसमें जल भरा गया है उसमें जल का भी भार है और जिसमें गिलास है उसमें वायु का भार है। तो वायु में क्या है, वायु का जो अणु होता है वो बहुत दूर दूर होता है, इसलिए उनका जो भार होता है वो नगण्य होता है, यानी कि नहीं होता है। और जिस गिलास में क्योंकि जो जल का जो कण होता है वो वायु की अपेक्षा पास होता है, इसलिए उनका जो भार होता है और गिलास का भार दोनों का भार होता है, और जिसमें वायु होता है वो खाली गिलास यानी कि उसकी अपेक्षा अधिक भारी रहता है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो भरा गिलास है जल से भरा उसमें जल का भी भार है, और जो खाली गिलास है उसमें तो वायु भरा है, वायु का भार नगण्य होता है और जल का भार होता है, इसलिए उससे अपेक्षा वो भारी रहता है, यानी कि खाली गिलास की अपेक्षा जल से भरा गिलास भारी होता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 का राय कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न दिया गया है, एक प्रयोग बताइए जिससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ स्थान घेरता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक गुब्बारा ले, उसमें फूंक द्वारा हवा भरे, हवा भरने पर गुब्बारा फूलने लगता है और स्थान घेरता है, अतः स्पष्ट है कि पदार्थ स्थान घेरता है। यानी कि कहने का मतलब है कि हम एक प्रयोग करेंगे, यानी कि एक गुब्बारा लेंगे, उसमें फूंक मारकर क्या करेंगे, हवा भर लेंगे। तो हवा भरने पर हमें ज्ञात होता है कि हवा भरने पर जो गुब्बारा होता है वो फूलने लगता है। इससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ स्थान घेरता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ख नंबर, किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था तथा द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में कैसे बदला जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन करके उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है।
जैसे बर्फ को अधिक तापमान में रखने पर ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तथा पानी को 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि उस टाइम वो पानी क्या होता है, ठोस अवस्था यानी कि बर्फ में परिवर्तित होने लगता है, तक ठंडा करने पर द्रव अवस्था ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम बर्फ़ को अधिक तापमान पर रखें तो वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, और जो जल होता है उसे अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करें तो जो द्रव अवस्था होगी ठोस अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी कि परिवर्तन हो जाएगी। आगे दिया है ग नंबर प्रश्न, ठोस द्रव और गैस में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमने उत्तर लिखा है ठोस पदार्थों में कण बहुत पास पास होते हैं, इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। ठोस के कण स्थिर होने के कारण इनकी आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब है ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं और इनमें आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, इसलिए ये एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। इसी कारण इनकी आकृति एवं आयतन निश्चित होती है। आगे दिया है उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर लिया है कांच। आगे दिया है द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। इसी कारण द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है किंतु इनके आयतन निश्चित होता है। यानी कि इसका कहने का मतलब है जो द्रव के अणु होते हैं वो ठोस की तुलना में दूर दूर होते हैं, तो ठोस की तुलना में अगर दूर दूर होंगे तो ठोस की तुलना में इनका आकर्षण बल भी कम होगा। इसी कारण द्रव की आकृति क्या होती है, निश्चित नहीं होती, यानी कि अनिश्चित होती है। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि आकृति निश्चित नहीं होती है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है, जैसा कि हमने उदाहरण में लिया है जल। आगे दिया है गैसीय पदार्थों में कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होता है और इनमें आपसी आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि गैस पदार्थ में ठोस तथा द्रव की अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होता है और इनमें जो होता है आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है, जैसा कि उदाहरण में हमने लिया है ऑक्सीजन। आगे दिया प्रश्न नंबर 6, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी में वर्गीकृत किया जाता है। आगे दिया है प्रश्न 7 है, परिवेश में पाई जाने वाली 3 कठोर व मुलायम वस्तुओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोहा, लकड़ी, कांच, मुलायम रबड़ की गेंद, स्पंज, ऊन। आगे दिया प्रश्न नंबर 8, चुंबक किन किन पदार्थों से निर्मित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चुंबक लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है। लोहे के अतिरिक्त चुंबक निकेल, कोबाल्ट जैसी अन्य धातुओं से बनी वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि चुंबक जो होता है वो लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है तथा लोहे से अतिरिक्त यानी कि जैसा कि चुंबक जो होता है वो निकेल, कोबाल्ट जैसी अन्य धातुओं से भी बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। आगे दिया प्रश्न नंबर 9, ये आप अपने किताब से खुद से करिएगा। अगला प्रश्न 10 है, पदार्थों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, इस संबंध में अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी वस्तु की पहचान इसकी आकार, बनावट, रंग, उपयोग आदि के आधार पर की जाती है। जब हम वस्तुओं को उनके विशेष गुणों, उपयोग आदि के आधार पर अलग अलग समूहों में रखते हैं तब उनकी पहचान आसानी से की जा सकती है। वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को
वर्गीकरण कहते हैं। पदार्थ की बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण कहलाता है तथा आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।